मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? बढ़िया। अब तो मौसम भी सुहावना हो गया है ना, ठंडी वगैरह कम हो गई है, कुछ भी ना है अब तो। सर्वप्रथम मैं सत्यम पटेल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मार्टिनगंज आजमगढ़ की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में, है ना। जो हमारी संस्था है मार्टिनगंज आजमगढ़, ये फुलेस ग्राम सभा में स्थित है। आप दीदारगंज से आएंगे तो हमारी संस्था मिल जाएगी यहाँ पे। तो उससे पहले जो पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ रहे थे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती क्या है, कितने कितने भागों में विभाजित होती है, कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है, उनमें कौन कौन से हार्मोन्स उत्सर्जित होते हैं या स्रावित होते हैं, वो सब चीजों को हम लोग पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने एंड्रीनल ग्रंथि को पढ़ा था, है ना। इधर एंड्रीनल ग्रंथ को हम लोग पढ़ लिया है। यहाँ पे एंड्रीनल ग्रंथ हम लोगों ने निपटा दिया है। थायराइड ग्रंथ भी पढ़ चुके हैं, है ना। एंड्रीनल ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन थायराइड ग्रंथ हम लोग पढ़ लिए, पिट्यूटरी भी कर लिए, बचा है पैनक्रियाज बचा है और गोनेट्स बचे हैं। ये दो अंतःस्रावी ग्रंथियां बची हुई, बाकी सब खत्म हो चुकी है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हाइपोथैलेमस हम लोगों ने खत्म कर लिया है, पीनियल भी हम लोगों ने पढ़ लिया, और पीयूष ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, वो सब चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। थायराइड भी डिस्कस हो गई है, पैराथायराइड क्या होती है, ये कहाँ पर होती है, ये सब चीजों को डिस्कस हो गए, पिछली वीडियो में है, आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोगों को पढ़ना है अधिवृक्क ग्रंथियां, जो एंड्रेनल जो ग्रंथि है उसको हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें कितनी दीवारें होती हैं, कौन कौन से हार्मोन्स उत्सर्जित करती है, यही सब चीजें को हम लोग डिस्कस किए थे। तो उसी की कड़ी में आगे हम लोग उसको डिस्कस करते रहेंगे। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोगों के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं बच्चों, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है, आप लोग इसको पढ़ते चले जाइएगा। इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में पहुंचा दिया जाएगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। बस 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 एक मिनट। हाँ, एंड्रेनल ग्रंथ की बाहरी भाग, जिसे हम एंड्रीनल कार्टेक्स या एंड्रीनल बाहरी भाग जो होता है, एंड्रीनल की दो भाग होती हैं। जो बाहरी भाग होता है वो होता है, उसको कार्टेक्स बोला जाता है, और जो अंदर वाला पार्ट होता है उसे मेडुला बोला जाता है। कार्टेक्स में तीन परतें होती हैं बच्चों। कितनी परतें होती हैं? तीन। पहला होती है जोना ग्लोमेरुलोसा होती है, दूसरा होता है फैसिकुलाटा, थर्ड नंबर होता है रेटिक्युलरिस होता है, रेटिक्युलरिस होती है। ये सब चीजें होती है, हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे। जोना ग्लोमेरुलेसा हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है फैसिकुलाटा क्या होती है, और ये कौन कौन से फैसिकुलाटा जो भाग होती है, ये कौन कौन से हार्मोन स्रावित करते हैं। जो एंड्रीनल ग्रंथि होती है, इसका जो बाहरी कार्टेक्स भाग होता है, एंड्रीनल कार्टेक्स के तीन भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में? तीन विभागों में। पहला होता है ग्लोमेरुलेसा होता है, दूसरा होता है फैसिकुलाटा होता है, थर्ड नंबर होता है रेटिक्युलरिस होती है। ये तीन परतें होती हैं इसकी, कार्टेक्स की तीन परतें होती हैं। ग्लोमेरुलेसा में नियमित खनिज हार्मोन्स जो होते हैं वो उत्सर्जित होते हैं, जैसे होता है एल्डोस्टेरोन होता है। एल्डोस्टेरोन यह एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। यह कहाँ स्रावित होता है? ग्लोमेरुलोसा में स्रावित होता है। दूसरा नंबर था फैसिकुलाटा, इसमें ग्लूकोकार्टिकोइड्स होता है ना, ग्लूकोकार्टिकोइड्स जैसे हार्मोन्स, कार्टिसोल यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। इसमें बीच वाली परत में इसमें कौन सा हार्मोन? कार्टिसोल उत्पन्न होता है। यह किसका भाग होता है? ग्लूकोकार्टिकोइड्स का भाग होता है, ठीक है ना। थर्ड नंबर होता है जो रेटिकुलरिस, इसमें सेक्स हार्मोन जैसे एंड्रोज, है ना, एंड्रोज हार्मोन्स इसमें उत्सर्जित होते हैं या स्रावित होते हैं रेटिकुलरिस में सेक्स हार्मोन्स जैसे एंड्रोजन, है ना। एंड्रोजन नामक सेक्स हार्मोन्स यहाँ पे उत्सर्जित होते हैं या स्रावित होते हैं रेटिकुलरिस में। क्लियर? आगे यहाँ पे डायग्राम लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग और ऊपर करना, ये वाला भाग होता है ग्लोमेरुलेसा, है ना। ये माइक्रोस्कोप सेक्शन से हम लोग देखते हैं, जो कार्टेक्स वाला भाग होता है तीन परतों में विभाजित होता है ना। ये देख लो यहाँ पे
ये होता है कार्टेक्स, और अंदर वाला होता है मेडुला होती है। अंदर वाला भाग क्या होता है? मेडुला। यह एंड्रिनल का पार्ट है, एंड्रिनल ग्लैंड का पार्ट होता है। यह दो भागों में विभाजित होता है। पहला होता है कार्टेक्स, जो बीच बाहरी वाला भाग होता है या सबसे मोटी परत होती है, इसे हम लोग कार्टेक्स बोला जाता है। इसे 3 परतों में विभाजित होती है। कार्टेक्स कितनी परतों में विभाजित है? 3 परतों में। पहला होता है जोना ग्लोमेरुलोसा होती है, पहली वाली परत होती है ये वाली, ये होती कौन सी? हाँ, ग्लोमेरुलोसा होती है। बीच वाली परत सबसे बड़ा भाग होता है ना, और सबसे मोटी परत यही होती है। कौन सी होती है? फैसिकुलाटा होती है ना, फैसिकुलाटा। थर्ड नंबर होती है यहाँ पे नीचे वाली परत होती है, ये होता है रेटिक्युलरिस होती है। रेटिक्युलरिस होती है, ये 3 भागों में विभाजित होती है या 3 परतों में विभाजित होती है, ठीक है ना। एंड्रेनल ग्रंथि 3 परतों में विभाजित होती है, याद रहेगा ना ये। चलिए, फैसिकुलाटा हम लोग को पढ़ना है, एंड्रेनल कार्टेक्स की जोना फैसिकुलाटा को हम लोग को यहाँ से पढ़ना है। कौन सी वाली? फैसिकुलाटा वाली परत, पीछे करना, ये वाला परत। क्लियर? फैसिकुलाटा यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अधिवृक्क ग्रंथि की सबसे मोटी मध्य परत होती है, अभी हम लोग देख लिया था, ये सबसे मोटी होती है, और बीच वाली परत होती है ना, फैसिकुलाटा। फैसिकुलाटा जो एंड्रेनल ग्रंथि की मध्य वाली और सबसे मोटी वाली परत होती है। क्लियर? सबसे मध्य की सबसे मोटी वाली परत कौन होती है? फैसिकुलाटा होती है। क्लियर? यह मुख्य रूप से कार्टिसोल हार्मोन्स होता है। यह कौन से प्रकार का? कार्टिसोल एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, उसमें भी ग्लूकोकार्टिकाइड्स नामक हार्मोन्स का स्रावित करती है। ग्लूकोकोर्टिकाइड्स का उत्पादन करती है, प्रकार का हार्मोन्स होता है। यह किसका पार्ट होता है? कार्टिसोल का। कार्टिसोल इसको ग्लूकोकोर्टिकाइड्स का उत्पादन करती है, जो तनाव प्रतिबंध में, टेंशन प्रतिबंध में, तनाव सिस्टम में काम करती है, जो तनाव प्रतिबंध में, रक्त शर्करा और प्रतिरक्षा प्रणाली के नियम के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह जो कार्टिसोल नामक हार्मोन्स होता है, कार्टिसोल बोल दीजिए या तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, यह किसका काम करती है? यह तनाव प्रबंधन में काम करती है बच्चों। किसमें? तनाव प्रबंधन में करता है, रक्त शर्करा और प्रतिरक्षा इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली के नियमन के लिए महत्वपूर्ण होती है। प्रतिरक्षा प्रणाली के नियमन के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसको नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण काम करती है। इसका स्थान क्या होता है? फैसिकुलाटा का स्थान, इसका स्थान जो बाहरी परत कौन होती है? ग्लोमेरुलोसा। बाहरी परत ग्लोमेरुलोसा, तथा सबसे भीतरी परत जो होती है, सबसे भीतरी परत रेटिकुलरिस के बीच में स्थित होती है। स्थान समझ गए ना? सबसे बाहरी परत, सबसे भीतरी परत, सबसे बाहरी वाली परत को क्या बोला जाता है? जोना ग्लोमेरुलोसा बोला जाता है ना। कहाँ गया? ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, और सबसे भीतरी परत रेटिकुलरिस के बीच में स्थित होती है। कौन? जोना फैसिकुलाटा, ठीक है ना। ये कहां पर स्थित होती है? कहां पर स्थित होती है? दोनों के बीच में। कौन कौन सी? ग्लोमेरुलोसा और रेटिकुलरिस के बीच में स्थित होती है। यह सबसे मोटी परत होती है, ठीक है। यह मध्य में सबसे मोटी परत होती है, यह सबसे मोटी और मध्य परत होती है। यह किसका कौन से हार्मोन्स का उत्पादन स्रावित करती है? कार्टिसोल का, है ना। कार्टिसोल, उसको भी ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स के नाम से जाना जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स का उत्पादन करती है, जो तनाव प्रबंधन, शर्करा, रक्त शर्करा और प्रतिरक्षा प्रणाली के नियमन के लिए महत्वपूर्ण होती है। क्लियर? ठीक है। इसमें संरचना, इसकी संरचना कैसी? इसमें कोशिकाएं सीधी पंक्तियों या फैसिकल में व्यवस्थित होती है, बंडल्स में विभाजित होती है, बंडल लकटी होती है ना। इसमें जो कोशिका होती है सीधे पंक्तियों में, जैसे हम लोग रो बनाते हैं, सीधी पंक्तियों में या बंडल्स में। फैसिकल लिखा है, इसको बंडल्स बोला जाता है ना। पीछे करना, ये पर इसमें देखना, ये सीधे पंक्तियों में व्यवस्थित होती है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, किसकी? जोना फैसिकुलाटा की जो इसके बीच में जो कोशिकाएं पाई जाती है, ये सीधे किसमें होती है? सीधी पंक्तियों में या बंडल्स में व्यवस्थित होती है। किसमें? बंडल्स में या सीधी पंक्तियों में व्यवस्थित है। क्लियर? जो कार्टेक्स केंद्र की ओर जाती है, इसमें जो कार्टेक्स नामक हार्मोन उत्सर्जित होगा कहाँ जाता है? केंद्र की ओर जाता है, सेंट्रल में जाता है।
जो कार्टेक्स केंद्र की ओर जाती है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत। इसकी संरचना कैसी, इसमें जो कोशिकाएं होती है सीधी पंक्तियों में या फैसिकल में व्यवस्थित होती है, जो कार्टेक्स केंद्र की ओर जाती है। ठीक है ना, जो कार्टिसोल नामक हार्मोन होता है वो किधर जाता है, केंद्र की ओर जाता है। फिर हार्मोन्स उत्पादन कौन कौन से करती है, इसमें यह प्राथमिक रूप से कार्टिसोल का उत्पन्न करती है। फैसिकुलाटा किसका उत्पादन करती है, कार्टिसोल का न, कार्टिसोल नामक हार्मोन्स का उत्पादन, और थोड़ी सी मात्रा में एंड्रोजन, जो पुरुष सेक्स हार्मोन्स होते हैं एंड्रोजन भी पैदा कर सकती है। ये जोना फैसिकुलाटा इसमें कार्टिसोल नामक हार्मोन्स उत्पन्न होता है, थोड़ी सी मात्रा में एंड्रोजन क्या होता है, पुरुष सेक्स हार्मोन्स होते हैं, उसका स्रावित करती है। ठीक है ना, फैसिकुलाटा किसका स्रावित करती है, कार्टिसोल का, और एंड्रोजन को भी पैदा कर सकती है। नियंत्रण, यह इसका कार्य पिट्यूटरी ग्रंथ से निकलने वाले एसीटीएच क्या होता है, एंड्रोनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो होता है, एंड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन है ना, एसीटीएच एंड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन यहाँ पे एंड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन नामक जो हार्मोन होता है उसको स्रावित करने का काम करती है। एसीटीएच यहाँ पर है एंड्रीनो, सीस होता है कार्टिको, टी से ट्रोपिक, एच से हार्मोन्स। ठीक है ना, एंड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स का स्रावित इसका जो पिट्यूटरी ग्रंथ से निकलने वाले एसीटीएच नामक जो हार्मोन्स होता है उसको नियंत्रित करने का काम करती है। ठीक है ना, समझ गए, द्वारा नियंत्रित होता है। इसका कार्य पिट्यूटरी ग्रंथ से निकलने वाले एसीटीएच द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक, या किसके द्वारा नियंत्रित होता है, एसीटीएच द्वारा नियंत्रित होता है। चलिए, यहां तक हम लोग देख ली है। यहाँ पे इसकी जो कोशिकाएं होती हैं सीधी या बंडल्स के रूप में व्यवस्थित होती हैं। ठीक है ना, फिर एंड्रियल कार्टेक्स अधिवीर ग्रंथ प्रस्थापना से संबंधित भीतरी परत, सबसे जो अभी हम लोग इसको फैसिकुलाटा पढ़ लिए, अब किसका पढ़ना है, रेटिक्युलरिस का पढ़ना है। थर्ड वाली परत जो होती है रेटिक्युलरिस जो होता है यह कहाँ होता है, यह सबसे भीतरी परत होती है। एंड्रेनल ग्रंथ की या एंड्रेनल कार्टेक्स की सबसे भीतरी परत होती है आपकी कौन, रेटिकुलरिस होता है, जो सीधे मेडुला के ऊपर स्थित होती है। कहां पर स्थित होती है, मेडुला के ऊपर स्थित होती है। पीछे करना, रेडिला ये वाला भाग कौन सा होता है, मेडुला होता है। इसी के ऊपर रेटिक्युलरिस पाई जाती है ना, इसी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, रेटिक्युलरिस, ये वाला भाग होता है कार्टिक। इसमें 3 भाग होते हैं। ठीक है ना, तो जब सबसे निचली वाली परत होती है ये वाली परत है ना, जोना रेटिकुलरिस, यहाँ पर है मेडुला ये वाला भाग है ना, इसी के ऊपर पाई जाती है आपकी रेटिकुलरिस। ठीक, ऊपर स्थित, यह मुख्य रूप से कमजोर एंड्रोजन डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन का उत्पादन का स्राव करती है, जो शरीर में टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन में परिवर्तित होते हैं। जो ये हार्मोन्स उत्सर्जित होते हैं, डीएचईए मतलब डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन और एंड्रोस्टेडियान जो होता है, एंड्रोस्टेडियान का उत्पादन करती है। किसमें होता है, रेटिकुलरिस में किसका स्रावित होता है, एंड्रोजन का। कमजोर एंड्रोजन कौन कौन से होते हैं, डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन है ना, डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन या डीएचईए, और एंड्रोस्टेडियान का उत्पादन होता है ना, इसका स्रावत होता है। समझ गए ना, रेटिकुलरिस में किसका स्राव होता है बच्चों, रेटिकुलरिस में किसका, एंड्रोजन का है ना, किसका होता है, एंड्रोजन का। ये 6 हार्मोन्स होते हैं एंड्रोजन।
क्लियर? नहीं समझे? रेटिकुलरिस, रेटिकुलरिस कहाँ पाई जाती है? सबसे भीतरी वाली परत होती है कार्टेक्स की, ना, इसी में पाए जाते हैं। इसके जो मेडुला के ऊपर स्थित होता है, इसमें मुख्य रूप से कमजोर एंड्रोजन, कमजोर एंड्रोजन में कौन कौन से? डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन, एक ये हो गया, और एंडोस्टेनेडियान का स्रावित होता है ना? ये दो हार्मोन स्रावित होते, बाद में यही हार्मोन ये वाले हार्मोन, यही हार्मोन शरीर में टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन में परिवर्तित हो जाते हैं। बाद में यही दो हार्मोन्स किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? टेस्टोस्टेरोन में, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन में परिवर्तित हो जाते हैं, जो ACTH और CRH द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह परत यौन विकास और हार्मोन संतुलन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है ना? यह किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? ACHT और CRH के द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह परत यौन विकास और हार्मोन संतुलन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है ना? शारीरिक वृद्धि के लिए, हार्मोन्स के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें कौन कौन से हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं? कमजोर एंड्रोजन, ये एंड्रोजन बाद में किसमें परिवर्तित होता है? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन में परिवर्तित हो जाते हैं। एंड्रोजन जो होते हैं, एंड्रोजन, ये वाले एंड्रोजन एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन और उसी में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर? यहाँ पे जो कमजोर एंड्रोजन बनते हैं, यह होता है डिहाइड्रो एपीएंड्रो और एंड्रोस्टेनेडियान में उत्पादित होते हैं। प्राथमिक रूप से यही दो हार्मोन यहाँ पे स्रावित होते हैं। पहला होता है डिहाइड्रो एपीएंड्रो और एंड्रोस्टेनेडियान जो होते हैं, यही स्रावित होते हैं। क्लियर? फिर इसमें इसका स्थान कहाँ होता है? इसका क्या पढ़ना है? स्थान यह जोना फैसिकुलाटा मध्य परत के नीचे एंड्रीनल मज्जा या एंड्रीनल मज्जा के ऊपर स्थित होते हैं। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्थान कहाँ पाया जाए? फैसिकुलाटा, जो मध्य परत होती है, इसके नीचे वाली परत होती है। ठीक है ना? फिर इसमें संरचना, इसकी कोशिकाओं में नेटवर्क, रेटिकुलेटेड नेटवर्क होते हैं, जो लिपोप्रोटीन और पिगमेंट की उपस्थिति के कारण यह माइक्रोस्कोप के नीचे गहरे भूरे रंग की दिखाई देती है। इसकी जो संरचना होती है, इसकी कोशिकाओं में नेटवर्क कैसे होते हैं? नेटवर्क की तरह काम करती है। बच्चों यहाँ पे करना, पीछे सही नहीं दिख रहा, और पीछे करना। ये वाली परत है ना, ये वाली परत, इसमें इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, ये वाली बात कर, जोना रेटिकुलस में ना। इसमें क्या होता है? इसमें इसकी कोशिकाओं में नेटवर्क, रेटिकुलेटेड नेटवर्क होते हैं, जो लिपोप्रोटीन और पिगमेंट की उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण? लिपोप्रोटीन और पिगमेंट की उपस्थिति के कारण यह माइक्रोस्कोप के देखने पर नीचे गहरे भूरे रंग की दिखाई देती है। गहरे भूरे रंग की क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इसमें क्या होता है? लिपोप्रोटीन और पिगमेंट की उपस्थिति के कारण। इसके कारण लिपोप्रोटीन और पिगमेंट के उपस्थिति के कारण यह माइक्रोस्कोप के नीचे गहरे भूरे रंग की दिखाई देती है। माइक्रोस्कोप से देखने पर, सूक्ष्मदर्शी के देखने पर यह भूरे रंग की दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इसमें लिपोप्रोटीन और पिगमेंट की उपस्थिति होती है। ठीक है ना? क्लियर? फिर इसमें होता है एंड्रोजन। ये एंड्रोजन विषण और अंडाशय में ये जो होता है एंड्रोजन नामक यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है? एंड्रोजन स्रावित होता है ना। ये एंड्रोजन विषण और अंडाशय में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? विषण और अंडाशय में। अब पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है ना। पुरुषों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। और महिलाओं में एस्ट्रोजन होता है। महिलाओं में क्या होता है? एस्ट्रोजन। हार्मोन्स में परिवर्तित हो जाते हैं। जो एंड्रोजन होता है बच्चों, एंड्रोजन ये पहली चीज विषण और अंडाशय में पाए जाते हैं, है ना।
जब सेक्स के दौरान यह किसमें परिवर्तित हो जाए? टेस्टोस्टेरोन में परिवर्तित हो जाते हैं। पुरुषों में किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? टेस्टोस्टेरोन में परिवर्तित हो, और महिलाओं में एंड्रोजन में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? एंड्रोजन में परिवर्तित। यह रूप बदल लेता है, मायावी है ना। एंड्रोजन इसका रूप बदल जाता है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन में बदल जाता है और महिलाओं में एंड्रोजन में परिवर्तित हो जाता है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर ये यौन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। यह यौन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महिलाओं में यह एंड्रोजन का प्रमुख स्रोत है ना। जो ये एंड्रोजन जो होता है महिलाओं में बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्लियर? एंड्रोजन महिलाओं में प्रमुख स्रोत होता है, एंड्रोजन की मात्रा महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। क्लियर? चलिए आगे। ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया इसको। फिर कार्टिसोल। अब जो हम लोग प्रमुख जो पढ़ रहे हैं, पहला कार्टिसोल प्रमुख हार्मोन्स होता है ना। कार्टिसोल, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, है ना। ये क्या होते हैं? प्रमुख हार्मोन्स होता है। अब हम लोग एल्डोस्टेरोन की बात कर रहे हैं और एंड्रोजन, ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं, ये तीन प्रमुख हार्मोन्स होते हैं। ये कौन सी ग्रंथि पढ़ रहे हैं हम? आधुनिक ग्रंथि के प्रमुख हार्मोन्स होते हैं। क्लियर? एंड्रीनल जो ग्रंथि की, एंड्रीनल ग्रंथि में प्रमुख कार्टिसोल का उत्पादन होता है, टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन होता है और एंड्रोजन का। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। कार्टिसोल में यह हार्मोन्स या ये कार्टिसोल एक प्रकार का क्या है? यह हार्मोन्स है जो दोनों एंड्रियल ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है। यह क्या होता है? एक प्रमुख हार्मोन्स होता है। कार्टिसोल कहाँ, कौन से परत में विकसित होता है? कार्टिसोल कहां पर विकसित होता है? कौन सी परत उत्पादन कर होता है? कार्टिसोल किस परत में सबसे ज्यादा कार्टिसोल का उत्पादन कौन सी परत होती है? नहीं समझे? कार्टिसोल का उत्पादन कौन सी परत करती है? जोना फैसिकुलाटा। जोना फैसिकुलाटा में कार्टिसोल प्रमुख उत्पादन होता है। वहां पीछे का और पीछे ये यहाँ पे, यह देखो जोना फैसिकुलाटा, यह प्रमुख रूप से कार्टिसोल का उत्पादन करती है। जोना फैसिकुलाटा किसका उत्पादन करती है? कार्टिसोल का, ठीक है ना। यही मैं पूछ रहा था। तो कार्टिसोल एक प्रमुख हार्मोन होता है जो दोनों एंड्रियल ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है, जो प्रत्येक किडनी के ऊपर स्थित होता है। जो है ना, प्रत्येक किडनी के ऊपर स्थित होता है। जो एंड्रीनल ग्रंथि होती है, कि कहां पर स्थित होती है? एंड्रीनल ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है। एंड्रीनल ग्रंथि कहां पर होती है? किडनी के ऊपर स्थित होती है। मस्तिष्क में स्थित पिट्यूटरी ग्रंथि कार्टिसोल को उत्पादन को नियंत्रित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, जितने भी प्रकार का हार्मोन्स होते हैं उसको नियंत्रित करने का काम करती है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड, है ना। मस्तिष्क में स्थित पिट्यूटरी ग्रंथ कार्टिसोल के उत्पादन को नियंत्रित करती है। तनाव प्रतिक्रिया में कार्टिसोल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तनाव प्रक्रिया में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? कार्टिसोल। तनाव प्रतिक्रिया में कार्टिसोल की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्टिसोल का उचित संतुलन बनाए रखना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। कार्टिसोल का उचित संतुलन बनाए रखना, अगर हम कार्टिसोल हमारे शरीर में स्वस्थ रहना है तो कार्टिसोल का उत्पादन बढ़ना है। एल्डोस्टेरोन यह एक प्रकार का हार्मोन होता है जो रक्त में सोडियम क्या होता है? यानी Cl नमक की बात हो रही है ना। जो रक्त में सोडियम, नमक और पोटेशियम के स्तर को नियंत्रित करके रक्त की मात्रा को प्रभावित करके रक्तचाप को विनियमित करने में मदद करते हैं। रक्तचाप को ब्लड प्रेशर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसके द्वारा? एल्डोस्टेरोन के द्वारा। यह एक प्रकार का हार्मोन होता है जो रक्त में सोडियम और पोटेशियम को नियंत्रित करते हैं बच्चों। अच्छा, एल्डोस्टेरोन कौन सी परत के द्वारा निर्मित होता है?
एल्डोस्टेरोन कौन सी परत के द्वारा निर्मित होता है? ग्लोमेरुलेसा। पीछे पीछे कर। और ग्लोमेरुलेसा, यह देखो, यह मुख्य रूप से एल्डोस्टेरोन का निर्माण उत्पादन स्राव करती है। इसका एल्डोस्टेरोन का नामक मिनरलो मिनरलो, चलो जाने दो, समझ गए ना? यहाँ पे कहाँ चले आए यार? एल्डोस्टेरोन, समझ गए ना? एल्डोस्टेरोन का हार्मोन स्रावित कहाँ पर होता है, उत्पादन कहाँ पर होता है? ग्लोमेरुलोसा में होता है ना? तो यह क्या करता है? एल्डोस्टेरोन यह रक्त में सोडियम और पोटेशियम के स्तर को नियंत्रित करता है। सोडियम और पोटेशियम के स्तर को नियंत्रित करता है। सोडियम के जो नमक होता है उसको जल में, सोडियम को जो किडनी के माध्यम से बाहर निकलने नहीं देता है। सोडियम को किडनी के माध्यम से बाहर निकालने देना, और पोटेशियम को बाहर निकाल दिया जाता है यूरिन के माध्यम से। समझ गए ना? यहाँ पर होता है यह हार्मोन किडनी के माध्यम से रक्त में सोडियम के स्तर को बनाए रखता है और पोटेशियम को यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यही होता है, मेंटेन किए रहता है। कौन? एल्डोस्टेरोन। ठीक है ना? एल्डोस्टेरोन जो होता है यह एक हार्मोन होता है जो रक्त में सोडियम और पोटेशियम के स्तर को नियंत्रित करके रक्त की मात्रा को प्रभावित करके रक्तचाप को नियमित करने में मदद करता है। शरीर में एल्डोस्टेरोन की मात्रा बहुत अधिक या बहुत कम होने पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। ठीक है ना? अगर ज्यादा हो जाएगा फिर भी दिक्कत है, और कम होगा फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है, समस्याएं हो सकती है। फिर एंड्रोजन हार्मोनों का एक समूह होता है। क्या होता है? हार्मोन्सों का एक प्रकार का समूह होता है जो मुख्य रूप से पुरुषों की शारीरिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। एंड्रोजन जो होता है पुरुषों की शारीरिक लक्षणों को विकास को प्रेरित करता है। एंड्रोजन अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं, एंड्रोजन की अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी है, जैसे हड्डियों को मजबूत रखना, है ना? हड्डियों को मजबूत रखना, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन में सहायता करना, और सभी में एंड्रोजन होते हैं, लेकिन पुरुषों में स्वाभाविक रूप से इनकी मात्रा बहुत अधिक होती है। पुरुषों में एंड्रोजन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है ना? ये यहाँ पर समझने की कोई बात है नहीं, चीजें ठीक है। एंड्रेनल ग्रंथ की अब हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक मेडुला परत। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कार्टेक्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कार्टेक्स। अब अंदर वाले भाग है मेडुला। तनावपूर्ण स्थितियों के दौरान एपिनेफ्रिन या एड्रेनालाइन और नारएपिनेफ्रिन, इसको हम लोग क्या बोला जाता है? नार एंड्रेनालाइन हार्मोन्स का स्रावित करती है। जो मेडुला होती है, मेडुला कौन कौन से हार्मोन्स का स्रावित करती है? तनावपूर्ण स्थितियों में एपिनेफ्रिन का स्रावित करती है। इसको हम लोग बोलते हैं एपिनेफ्रिन, एंड्रेनालाइन बोला जाता है, इसको एंड्रेनालाइन भी कहा जाता है। एपिनेफ्रिन को एंड्रेनालाइन और नार एंड्रेनालाइन हार्मोन्स का उत्पादन करती है। ठीक है ना? यहां देखिएगा, एपिनेफ्रिन को एंड्रेनालाइन बोला जाता है। ठीक है ना? और दूसरा का एपिनेफ्रिन को नार एंड्रेनालाइन, ये जैसे हार्मोन्स का उत्पादन करती है। क्लियर? दो हार्मोन्स का उत्पादन करती है। कब? जब तनावपूर्ण स्थितियां रहेंगी। ठीक है ना? और ये सीधे रक्त में स्राव भी करती है। इसको सीधे रक्त में स्राव करती है। एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन को सीधे रक्त में स्राव करने का काम करती है। ठीक? मेडुला यह लड़ो और भागो प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती है। फाइट एंड फाइट यह लड़ो और भागो जैसे प्रतिक्रिया होती है। मार के भागने वाले, है ना? मार के भागने वाली प्रतिक्रिया
करती है ये, ठीक है ना। प्रतिक्रिया को नियंत्रित, मार के भागने वाली प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती है। हृदय गति, रक्तचाप और शरीर की चयापचय गतिविधियों को बढ़ाती है। हार्ट बीट को बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है और ब्लड प्रेशर और चयापचय की क्रिया को गतिविधियों को बढ़ाती है, ठीक है ना। आंतरिक मेडुला समझ गए ना। यह दो प्रकार के हार्मोन्स को स्रावित करती है, कौन कौन सी? एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को एड्रेनालाइन भी बोला जाता है और नॉरएपिनेफ्रिन को नॉरएड्रेनालाइन भी बोला जाता है। ये दो प्रकार के हार्मोन्स को स्रावित करती है जब तनाव वाली प्रतिक्रिया रहेगी। और यह जो होती है यह रक्त में सीधे स्राव होती है। यह जो हार्मोन्स होते हैं सीधे कहाँ जाते हैं? रक्त में जाते हैं और ये मार के भागने वाली प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती है। फिर इसकी आंतरिक मेडुला की मुख्य विशेषताएं, इसका कार्य पढ़ना, हार्मोन्स कौन से होते हैं और प्रभाव और नियंत्रण, यह सब चीजों को यहाँ पे पढ़ना है। यह क्या होता है? अचानक भय, सदमे या अल्पकालिक तनाव, अल्पकालिक तनाव के समय शरीर को सक्रिय करती है। कब? जब अचानक डर लगता है, भूत प्रेत जब देखते हैं डर लगता है, आत्मा शरीर कांप जाती है ना उस समय ना। हाँ, अचानक भय, सदमा, कोई अचानक वो चीजें देख ली जाती है तो एक बार शरीर झंझना जाता है, सदमा वाली। अल्पकालीन तनाव, छोटा मोटा टेंशन, तो उसी के दौरान जब आपको अचानक भय लगेगा, सदमा लगेगा, अल्पकालिक तनाव रहेगा, उसी के समय शरीर को सक्रिय कर देती है। कौन? मेडुला, ठीक है ना। फिर उसका हार्मोन, इसमें मुख्य रूप से एड्रेनालाइन और नॉरएड्रेनालाइन का स्राव करती है। एड्रेनालाइन या नॉरएड्रेनालाइन का, ये दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, उसी का स्राव करती है, जो सीधे कहाँ पर जाती है? रक्त में छोड़ती है। फिर इसके प्रभाव से हृदय की धड़कन तेज करना, इसका प्रभाव क्या होता है? हार्ट बीट तेज करना, हृदय की धड़कन को तेज करना, रक्त वाहिकाओं को सिकोड़कर रक्तचाप बीपी को बढ़ाना। क्या हुआ? ये रक्त वाहिकाओं को सिकोड़कर रक्तचाप बीपी को बढ़ाना और रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ा देना, ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा देता है, ठीक है ना, इसका प्रभाव। फिर उसके बाद नियंत्रण, यह सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम द्वारा नियंत्रित होती है। सहानुभूति देते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये सब हो जाता है कभी कभी, जब कई भय लग गया, सदमा लग गया या टेंशन हो गई है ना, तो कौन सी, जब टेंशन हो जाता है, सदमा लग जाता है, भय हो जाता है, तो जो ये नॉरएड्रेनालाइन और एड्रेनालाइन, ये हार्मोन्स क्या हो जाते हैं? बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, तो हमें भय लगता है, सदमा लगता है और बीपी वगैरह तेज हो जाती है। जब ये वाली कंडीशन आ जाती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए सहानुभूति देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? सहानुभूति देते बच्चा ठीक हो जाएगा, सब मोह माया है ना। तो सहानुभूति से क्या हो जाती है? नियंत्रित हो जाती है। क्लियर? इसकी बात हो रही है, मेडुला की बात हो रही है ना। ये बातें होती है कार्टिलेज, ये ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है, इसमें रक्त वाहिकाएं पाई, यहाँ पे जो हार्मोन स्रावित होते हैं सीधे कहाँ चले जाते हैं? रक्त वाहिकाओं में चले जाते हैं, ठीक। चलिए एड्रेनल, अभी तो यही तो पढ़े थे आगे। अब हम लोग पढ़े हैं जो एड्रेनालाइन हार्मोन्स होता क्या है ना, इसकी विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। एड्रेनालाइन क्या होता क्या है? दो हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनालाइन और नॉरएड्रेनालाइन, इसी को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। एड्रेनालाइन होता क्या है? यह हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर होता है। यह क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। इस संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, ट्रांसमीटर का काम यही होता है ना। हम बोल रहे हैं, वहां पे जा रही है आवाज, ट्रांसमीटर की काम होता है। जब भय लगता है, जब भय होता है तो यह कहाँ पहुंच जाती है? जब भय लगता है, सदमा लगता है, तो यह सीधे रक्त में पहुंच जाती है, तो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है ना, ब्लड प्रेशर को, हृदय की धड़कन को बढ़ा देती है, तभी हमें सदमा, भय महसूस होता है या तनाव हो जाती है। तो यह होता है, ट्रांसमीटर का काम करता है, जो
तनाव के दौरान एड्रीनल ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है। जब तनाव होता है तो एड्रीनल ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है। कौन? एड्रेनालाइन लाइन। यह शरीर के फाइट और फ्लाइट, लड़ो और भागो, मार के भागने वाले पाकिस्तानी हैं, मार के भाग जाते हैं, फिर हमारे जाते हैं एकदम खत्म ही कर देते हैं हमारे इंडियन आर्मी। तो आतंकवादी की तरह काम करता है, लड़ते हैं और फिर भाग जाते हैं। तो फिर इंडियन आर्मी जाती है, फिर निपटा ही देती है। सहानुभूति वाली हमारी आर्मी है ना, जो हमारी इंडियन आर्मी की सहानुभूति आराम से निपटा के ही आती है उसको, ठीक है ना। तो तनाव प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है, जिससे हृदय की गति, मांसपेशियों में रक्त प्रवाह, श्वसन दर बढ़ जाती है। चिकित्सा के क्षेत्र में यह जीवन रक्षक दवा के रूप में गंभीर एलर्जी का काम करती है ना। गंभीर एलर्जी, कार्डियक अरेस्ट और सांस लेने में गंभीर समस्याओं का इलाज करने के लिए उपयोगी किया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एलर्जी, गंभीर एलर्जी होती है, रक्षक दवा के रूप में, जैसे गंभीर एलर्जी हो जाए तो वहां पर रक्षक दवा की तरह भी काम करती है। कार्डियक और अरेस्ट की तरह और सांस लेने में गंभीर अगर समस्याएं हो रही हैं, सांस लेने में गंभीर समस्याएं हो रही है, ये क्या करती है, उसका इलाज करने में महत्वपूर्ण भूमिका। इससे क्या होता है, श्वसन दर बढ़ जाती है, बच्चे क्या हो जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, शरीर की फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है, जिससे हृदय गति बढ़ती है, मांसपेशियों में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, श्वसन दर बढ़ जाती है। चिकित्सा के क्षेत्र में यह जीवन रक्षक दवा के रूप में गंभीर एलर्जी, है ना। दूसरी नंबर होता है कार्डियक अरेस्ट की तरह काम करती है। फिर थर्ड नंबर, सांस लेने में गंभीर समस्या का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। सांस लेने में गंभीर अगर समस्या हो रही है, उसके इलाज के लिए एड्रेनालाइन का उपयोग किया जाता है। अब एड्रेनालाइन का प्रमुख कार्य और प्रभाव, पहली इसमें होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पांस होता है। इसमें फाइट और फ्लाइट रिस्पांस, यह शरीर को किसी भी तरह से खतरे या तनाव से निपटने के लिए तेजी से ऊर्जा और सतर्कता प्रदान करता है बच्चों, है ना। यह शरीर के किसी भी तरह के खतरे या तनाव से निपटने के लिए, खतरे और तनाव से निपटने के लिए तेजी से ऊर्जा और सतर्कता प्रदान करता है। बहुत तेजी से काम करती है, बहुत तेजी से एनर्जी देती है। कहीं अगर खतरा उत्पन्न हो जा रहा है या तनाव हो रहा है, वहां बहुत तेजी से पहुंचती है, ठीक है ना। फिर शारीरिक परिवर्तन, या सांस लेने की नली को खोलने, ब्रोंको डायलेशन बोला जाता है ना। सांस की नली को खोलने की क्रिया को ब्रोंको डायलेशन भी बोला जाता है। सांस की नली क्या होती है, ब्रंकाई होती है। क्या होती है, ब्रंकाई होती है ना। ब्रंकाई को खोलने वाली प्रक्रिया को ब्रोंकोडायलेशन बोला जाता है। और रक्तचाप को बढ़ाने, पुतलियों को फैलाने का काम करती है। जब हम सदमा होता है या डरते हैं तो हमारी तेज क्या हो जाती है, पुतलियां खुल जाती हैं, तेज आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, होती है ना। तो अब जैसे किसी व्यक्ति के टेंशन हो रहा है, तनाव हो रहा है, तनावग्रस्त, तो उसकी जो पलक होती है तेजी से नहीं झपकती, नॉर्मल, तो वो सोचता रहता है, तो पलक अपने आप उठी रहती है, रुक जाती है। तो ये शारीरिक परिवर्तन, ये सांस की नली को खोलने, रक्तचाप को बढ़ा देती है, पुतलियों को फैलाने का काम करती है, ऊर्जा का संचार करती है। यह लीवर में ग्लाइकोजन और ग्लूकोज में परिवर्तित करती है। जो एड्रेनालाइन होती है, एड्रेनालाइन जो होता है, लीवर में ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करती है ना। किसको, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम कौन करती है, एड्रेनालाइन, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज से क्या होती है, शरीर से ऊर्जा मिलती होती है ना। ग्लूकोज क्या करता है, शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। पहले गांव में यही कहते थे, अगर कोई व्यक्ति डायरिया हो जाती थी, लूज मोशन ज्यादा हो तो ग्लूकोज चढ़वाना पड़ता था, पानी चढ़वाना पड़ता था, है ना। उसमें दवाई होती है, तो उसमें क्या होता था, यही होता है।
तो जो ग्लूकोज होता है, हाँ, पानी की जब कमी होती है तो वहां पे ग्लूकोज नामक या एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे ग्लूकोज बढ़ जाए, ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाए, शरीर की ऊर्जा बढ़ जाए। ग्लूकॉन डी भी क्या होता है, वही तो होता है, ग्लूकॉन डी जो पढ़ते हैं, ORS पीते हैं ना, तो वो क्या होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। ग्लूकोज जो होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है बच्चों, ग्लूकोज क्या करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है ना। चलिए आगे, और आगे करो। अब हम पढ़ते हैं एंड्रेनालाइन, हम लोग पढ़ लिए। दूसरी जो हार्मोन्स होता है नार एंड्रेनालाइन, है ना, नार एंड्रेनालाइन या नार एंड्रेनालाइन, इसको हम लोग बोलते हैं नार एपिनेफ्रिन भी बोला जाता है। नार एपिनेफ्रिन एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स होता है जो शरीर को लड़ो या भागो तनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। सतर्कता, ध्यान और रक्तचाप को बढ़ाता है। ठीक उसी प्रकार से ये भी काम करता है, ठीक है ना। नार एंड्रेनालाइन शरीर में लड़ो और भागो, फाइट और फ्लाइट तनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। सतर्कता, ध्यान और रक्तचाप को बढ़ाता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में संवेदक वाहक के रूप में कार्य करता है, संदेश वाहक के रूप में काम करता है। नर्वस सिस्टम के जो या केंद्रीय सेंट्रल नर्वस सिस्टम में संदेश वाहक मैसेंजर की तरह काम करता है, संदेश को ले जाने वाले की तरह काम करता है। और गंभीर निम्न रक्तचाप हाइपोटेंशन निम्न रक्तचाप के उपचार में एक इंजेक्शन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नार एंड्रेनालाइन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, निम्न रक्तचाप हो जाता है, हाइपोटेंशन जब हो जाती है ना, तो यह एक इंजेक्शन के रूप में काम करता है। नार एंड्रेनालाइन जो होता है यह गंभीर निम्न रक्तचाप, जब बीपी बहुत लो हो जाती है, क्या हो जाती है, बीपी बहुत लो हो जाती है, तो नार एंड्रेनालाइन का इंजेक्शन दिया जाता है, इससे बीपी बढ़ जाती है, ठीक है ना। फिर नार एंड्रेनालाइन का प्रमुख पहलू या प्रमुख कार्य होता है, इसमें हृदय की गति को तेज करना होता है। इसका काम वही होता है बच्चों, है ना। इसका भी तेज काम क्या होता है, हृदय की गति को तेज करना, रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है और मानसिक ऊर्जा और स्मृति को बढ़ाता है। शरीर जो मन की जो होती है, मतलब मस्तिष्क की ऊर्जा को, है ना, मस्तिष्क की ऊर्जा को बढ़ाता है और स्मृति याददाश्त को भी बढ़ाने का काम करता है, ठीक है ना। जिसकी याददाश्त कम हो, नार एंड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगवा लेना न, तो याददाश्त बढ़ जाएगी। जो नार एंड्रेनालाइन का प्रमुख कार्य क्या होता है, यह हृदय गति को तेज करता है बच्चों, हाँ, तो हृदय की गति भी बढ़ जाएगी, फिर समझ लेना। और रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है, जिससे वहां ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है ना। थर्ड नंबर, मानसिक ऊर्जा और वह स्मृति को बढ़ा देता है। मानसिक जो ऊर्जा होती है उसको बढ़ाता है और याददाश्त को बढ़ाती है। फिर उत्पादन, यह कहाँ उत्पादन होता है, यह मस्तिष्क और अधिविक ग्रंथि एंड्रिनल ग्रंथि द्वारा निर्मित होती है। इसका यह उत्पादन कहाँ होता है, मस्तिष्क में, और एंड्रिनल ग्रंथि द्वारा निर्मित हो, मस्तिष्क में भी उत्सर्जित होता है ये, है ना। कहाँ पर, ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मस्तिष्क और अधिविक ग्रंथियों एंड्रिनल ग्रंथि द्वारा निर्मित होती है। दवा के रूप में इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नार एंड्रेनालाइन का उपयोग गंभीर तीव्र हाइपोटेंशन, अल्पकालीन निम्न रक्तचाप, हाइपोटेंशन क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है ना, अल्पकालिक निम्न रक्तचाप हाइपोटेंशन, जब तीव्र हाइपोटेंशन क्या होता है बच्चों, एक मतलब यहाँ पर समझिए, तीव्र हाइपोटेंशन लिखा है, यहाँ पर लिखा है अल्पकालिक निम्न रक्तचाप ने। तो जब हाइपोटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन क्या होता है, निम्न लो ब्लड प्रेशर होता है ना, थोड़े समय के लिए लो ब्लड प्रेशर होता है। जब ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, तीव्र हाइपोटेंशन अगर ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, आपका बहुत लो हो जाएगा। समझिए क्या, आप दोनों पूरक है, समझने वाली बात है। तीव्र हाइपोटेंशन, अच्छा हाइपोटेंशन क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है। जब बहुत ज्यादा हो जाएगा, लो प्रेशर जब हो जाएगा, क्या बोलेंगे,
लो हाइपोटेंशन नहीं बोलेंगे, लो हाइपोटेंशन अगर बोल देंगे तो हाई हो जाएगा वहां पे, समझ गए ना। यहाँ पे तीव्र लिखा है ना, तीव्र मतलब उच्च। जब हाइपोटेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तब बीपी आपकी बहुत लो हो जाती है। हाँ कहाँ थे हैं? तो यहाँ पे जब यहाँ पे समझिएगा तीव्र हाइपोटेंशन हो गए तो आप, तीव्र हाइपोटेंशन होगी जब हाई हाइपोटेंशन होगी, इसका मतलब यह है कि आपकी बीपी बहुत बहुत ही ज्यादा लो है। क्या है? बहुत ही ज्यादा लो है। जब हाई हाइपोटेंशन होगा इसका मतलब आपकी बीपी बहुत ज्यादा लो है, समझिए ना। अल्पकालीन निम्न रक्तचाप का इलाज करने के लिए किया जाता है, जैसे कि सेप्सिन के मामले में होता है। सेप्सिन आगे पढ़ेंगे, आगे है एक प्रकार का हार्मोन है, सेप्सिन के मामले में ये हो जाता है। फिर कमी या अधिकता, इसकी कमी से अवसाद और थकान से जुड़ी हो सकती है। जब अगर इसमें कमी हो जाती है तो इसकी नार एंड्रेनालाइन की अगर कमी हो जाती है तो अवसाद और थकान से जुड़ी हो सकती है। बहुत ज्यादा थक जाएंगे आप, ठीक है ना, बीपी लो हो जाएगी, हाँफने लगेंगे उसी समय, ठीक है ना, थकान से जुड़ी हो सकती है। जबकि अधिकता से चिंता हो सकती है और उच्च रक्तचाप हो सकता है ना। हाँ, अगर इसकी कमी होगी अवसाद और थकान से जुड़ी हो सकती है, थक जाएंगे आप, गुड़गुड़ा जाएंगे। हाँ, नरिंग करने के बाद जो होता है इसकी अधिकता हो जाती है, ठीक है ना, समझ गए ना। अगर इसकी कमी हो जाएगी थकान उत्पन्न होगी, ठीक है ना, थकान अगर अधिकता होगी, अधिक हो जाएगा तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, चिंता हो जाएगी और रक्तचाप हाई हो जाएगा। है क्या चीज? 100 रुपया लगता है? क्या बोलते हैं? शौक अलग होता है, शौक में आ जाएगा तो एंड्रेनालाइन में हो जाएगा, उसमें शौक लगता है, अचानक भय लगता है ना, वो होता है शौक। इसमें क्या होता है, इसमें हो जाता है डिप्रेशन, टेंशन बढ़ जाती है और उच्च रक्तचाप हो सकता है। प्रभाव इसमें होता है यह एंड्रेनालाइन के समान है, लेकिन मुख्य रूप से यह रक्त वाहिकाओं को संकुचित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह भी एक प्रकार का एंड्रेनालाइन की तरह समान है, नार एंड्रेनालाइन की तरह समान है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से रक्त वाहिकाओं को संकुचित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें मुख्य रूप से बीपी बढ़ाने का काम ज्यादा होता है, रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है। जब संकुचित करती है तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसका मुख्य रूप से अंतर इसमें यही होता है, इसमें मुख्य रूप से अंतर यही होता है रक्त वाहिकाओं को संकुचित करती है, बाकी सब फंक्शन सेम है, ठीक है ना, क्लियर। आगे एंड्रेनल ग्रंथि में विकार, छुच्छे हमले की टहर में है, वहीं पर होगा ना, वहां पे है, वहीं पे जाओ रोशनी मैम से वहां पे। एंड्रेनल ग्रंथि में विकार बच्चों, है ना। अब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसकी आंतरिक संरचना पढ़ लिए, उनमें आंतरिक संरचना में 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, कौन कौन से? अभी हम लोग पढ़े हैं ना, ये क्या है? नार एंड्रोजन और एंड्रोजन लाइन, यही तो हम लोग पढ़े हैं। ये मेडुला में स्रावित होते हैं, ये कहां पर स्रावित होते हैं? मेडुला में स्रावित होते हैं। चलिए अब इसमें क्या पढ़ना है? एंड्रेनल ग्रंथि के विकार। पहला होता है एडिशन रोग उत्पन्न हो सकता है, क्या हो सकता है? एंड्रीसन रोग, कुशिंग सिंड्रोम और ट्यूमर, इसके रोग हो सकते हैं, इसमें एंड्रेनल में रोग हो सकते हैं। तो एडिशन रोग क्या, यह दुर्लभ स्थिति हो, यह तब होती है जब शरीर कुछ हार्मोन पर्याप्त हार्मोन्स का पर्याप्त उत्पादन नहीं करते हैं, है ना। ये कब होता है? यह शरीर के मतलब एडिशन रोग दुर्लभ स्थिति है बच्चों। कैसी स्थिति है? दुर्लभ, रेयर केस में हो सकता है। आपको कब होगा? बहुत रेयर केस में हो सकता है। यह तब होता है जब शरीर के कुछ हार्मोन्स का पर्याप्त उत्पादन नहीं करता है। जो एंड्रेनल ग्रंथि होते हैं, कुछ हार्मोन्स का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं हो पाता तो एडिशन रोग हो सकता है। एडिशन रोग का एक अन्य नाम प्राथमिक अधिवृक्क अपर्याप्तता है, हिंदी में प्राथमिक अधिवृक्क अपर्याप्तता है। एडिशन रोग में अधिवृक्क ग्रंथियां कार्टिसोल हार्मोन्स का उत्पादन बहुत
हार्मोन्स का उत्पादन बहुत कम करती हैं। इसमें जो होता है अधिक ग्रंथियों में, एंड्रेनम में एडिशन तब होगा जब एंड्रियल ग्रंथि में कार्टिसोल हार्मोन्स का उत्पादन बहुत कम होता है। हार्मोन्स का कौन से हार्मोन? कार्टिसोल नामक हार्मोन्स का उत्पादन बहुत कम करती है, तब एडिशन रोग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अक्सर वे एल्डोस्टेरोन नामक एक अन्य हार्मोन का भी बहुत कम उत्पादन करती है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है? कार्टिसोल किसमें उत्पन्न होता है? एल्डोस्टेरोन में, है ना। एल्डोस्टेरोन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है बच्चों। इसमें क्या होता है? अधिक ग्रंथियां कार्टिसोल का हार्मोन्स बहुत कम उत्पादन करती है। अक्सर वे एल्डोस्टेरोन नामक एक अन्य हार्मोन्स का भी उत्पादन बहुत कम होता है। इसमें सिंपल सी बात है बच्चों, यह दुर्लभ स्थिति होती है जब शरीर के कुछ हार्मोन्स का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं होता है ना, तब एडिशन रोग होता है। एडिशन रोग कब होता है? जब शरीर के कुछ हार्मोन्स का उत्पादन नहीं हो पाता है। किसके द्वारा? अधिक ग्रंथियों के द्वारा, एंड्रीनल ग्लैंड्स के द्वारा शरीर के कुछ हार्मोन्स का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, तब एंड्रेनल या एडिशन रोग उत्पन्न हो सकता है। फिर होता है कुशिंग सिंड्रोम। यह एक ऐसी स्थिति होती है जो शरीर के कार्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर बहुत अधिक होता है। लियो, पहले तो कम हुआ तो एडिशन हो गया, अब बहुत ज्यादा हो गया तब कुशिंग हो गया। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें शरीर में कार्टिसोल नामक हार्मोन्स का उत्पादन बहुत अधिक हो जाता है ना। हार्मोन्स का स्तर बहुत अधिक हो जाता है। यह ट्यूमर के कारण या लंबे समय तक स्टेरॉइड दवाओं की उच्च खुराक लेने के कारण हो सकता है। स्टेरॉइड दवाओं का उच्च खुराक लेने के कारण हो सकता है। कुशिंग सिंड्रोम के कारण वजन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? वजन बढ़ जाता है। त्वचा संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, खुजली हो जाए, दाग धब्बे उत्पन्न हो सकते हैं, है ना। और वजन बढ़ जाता है। मनोदशा में बदलाव सहित कई लक्षण हो सकते हैं। मानसिक टेंशन हो सकते हैं, पागल भी हो सकते हैं, आपकी मनोदशा बिगड़ सकती है ना। मनोदशा मतलब आप टेंशन हमेशा रहेंगे उसमें, क्लियर, तनाव हमेशा रहेगा आपका। कुशिंग सिंड्रोम के लक्षण क्या होते हैं? वजन बढ़ जाएगा आपका, है ना, और त्वचा संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और थर्ड नंबर, मनोदशा भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाएगा आपको, ठीक है ना। मनोदशा बदल सकती है और कई भी लक्षण हो सकते हैं, ठीक है ना। कुशिंग सिंड्रोम कब होता है? कुशिंग सिंड्रोम कब होगा? वो तो लक्षण हो गया। कुशिंग सिंड्रोम कब होता है? हाँ, स्तर जब बढ़ जाता है, कार्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर जब बढ़ जाता है तो कौन सा रोग होता है? कुशिंग सिंड्रोम। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में कार्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर बहुत अधिक होता है। यह ट्यूमर के कारण हो सकता है। किसके कारण? ट्यूमर के कारण कार्टिसोल बढ़ सकता है। और लंबे समय तक स्टेरॉइड दवाओं का उच्च खुराक लेने पर, दवाओं की मात्रा ज्यादा करने पर भी आपको कार्टिसोल का स्तर बढ़ सकता है। जब कार्टिसोल का स्तर बढ़ेगा तो कुशिंग सिंड्रोम होगा। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है ना। फिर आता है ट्यूमर। अधिक ग्रंथियों में ट्यूमर बन सकते हैं जिनके लिए सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। ट्यूमर भी हो सकती है, इसमें सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। ट्यूमर, हाँ, इसमें कैंसर कैंसर भी हो सकता है और नॉन कैंसर भी हो सकता है। इसकी जो ट्यूमर होती है कैंसर की भी रूप ले सकती है और गैर कैंसर युक्त हो सकती है। इसके जो ट्यूमर कोशिकाएं होती है कैंसर युक्त भी हो सकती है और गैर कैंसर युक्त भी हो सकती है, ठीक है ना। अब पढ़ना है अग्नाशय। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे अग्नाशय होता क्या है। अग्नाशय हम लोगों ने पढ़ चुका था। एक क्वेश्चन है आप लोग, है ना। तो अग्नाशय याद करिए, जब हम वहां पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, अग्नाशय भी पढ़ चुके थे, है ना। लेकिन वहां पर हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह काम करता है आपका अग्नाशय, है ना। अग्नाशय, हाँ, ये मिश्रित ग्रंथि, इसीलिए इसको नाम मिश्रित ग्रंथि भी रखा गया है। हाँ, ये दोनों की तरह काम करता है। अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियों में दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
डाइजेस्टिव सिस्टम में हम कोई बहिस्रावी देखे थे यहाँ पे, है ना, क्या देखे थे, बहिस्रावी। यहाँ पर अंतरस्रावी में हम इसको देखेंगे। क्लियर। चलिए कल की कक्षाओं में हम लोग इसको यहाँ पर देखो मिश्रित ग्रंथि भी लिखा गया है, मिक्स ब्लड, और बहिस्रावी ग्रंथि की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है ना। तो कल के लिए, कल हम जो आएंगे, कल हम पढ़ेंगे, अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे अग्नाशय होता क्या है, अंतरस्रावी ग्रंथियों में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, इसकी संरचना को देखेंगे, और इनमें अन्य कोशिकाओं के इसका मुख्य अंतरस्रावी हार्मोन्स कौन होते हैं, उनके कार्य कौन होते हैं, है ना, या इसमें कौन सा ग्लूकान है, ये सब चीजों को हम लोग यहाँ पे कल हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। फिर थर्ड नंबर, उसके बाद हम लोग गोनाइड्स को देखेंगे। ठीक, ये वाले लक्ष्य, ये वाले भाग गोनेट्स को। ठीक, अभी हम लोग कल देखेंगे क्या, पैनक्रियाज देखेंगे, ये वाला भाग। ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों से उम्मीद है सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और नोट्स जरूर बनाइए बच्चों। क्या बनाना है, नोट्स कंपलसरी है। ये ऐसे नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, बहुत ज्यादा लिखा नहीं है इसमें, ये शॉर्ट नोट्स होते हैं। इसको पढ़ के आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ 2-4 से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, यहाँ से कोई भी पेपर दोगे यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेंगे, है ना साथी, मिलेंगे यहाँ। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।